दोस्तों नमस्कार, मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे, काफ़ी मेहनत आप लोग कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर आप लोगों के साथ एचपी जेबीटी टैट 2016 का पेपर आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे कि पहले भी मैं आपसे एचपी जेबीटी टैट के कुछ पेपर डिस्कस कर चुका हूं, उन्हीं वीडियोस की तरह इस वीडियो को भी मैं, ये जो सामान्य ज्ञान का पोर्शन है इस पेपर में, इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। और ये इस एच पी जे बी टी टैट 2016 का जो पेपर है इसका पार्ट 1 होगा दोस्तों। जो लोग पहली बार ये एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये जो आपका एग्ज़ाम होगा ये 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है और इसमें 150 अंक होते हैं, यानी कि 150 क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जाते हैं। इसमें दोस्तों आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइकोलॉजी और जीके का पोर्शन में से सवाल पूछे जाते हैं और प्रत्येक सेक्शन में से 30 सवाल आपको पूछे जाते हैं। 30 अंकों के 30 सवाल आपको पूछे जाते हैं। जीके का जो पोर्शन होगा इसमें आपको इंडिया का जीके, एचपी जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी के कुछ सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा विज्ञान के भी सवाल आपको पूछे जा सकते हैं दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए जो मैंने आपके साथ एच पी जे बी टी टैट के दूसरे वीडियोस शेयर किए हैं, आप उन्हें भी एक बार ज़रूर देखें। आप शिवालिक प्रगति के होम पेज पर जब जाएंगे तो आप प्लेलिस्ट पर आपको ये एच पी जे बी टी टैट के दूसरे पेपर भी जो मैंने डिस्कस किए हैं वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे दोस्तों। सामान्य ज्ञान का पोर्शन और हिंदी का पोर्शन हमने आपके साथ इसमें डिस्कस किया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में पहला सवाल देखते हैं दोस्तों। और आज का पहला सवाल जो है वो है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए दशहर, ऑप्शन बी रेणुका, ऑप्शन सी रब्बास, ऑप्शन डी गोविंद सागर। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, गोविंद सागर झील जो है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा सकता है, तो इस झील का क्षेत्रफल 168 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है दोस्तों। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है और ये सतलुज नदी पर बनाई हुई है। तो ये भी आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। अब यदि आपसे सवाल किया होता कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील बताएं, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक यानी कि नेचुरल लेक जो है, प्राकृतिक झील, वो रेणुका झील है दोस्तों। और ये हिमाचल प्रदेश के ज़िला सिरमौर में है। इसे हम सोई हुई औरत की आकृति वाली झील भी कहते हैं। ये भी आपको इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है। दशहर झील हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िला में है दोस्तों। ये भी आपको सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है? ऑप्शन ए अर्जिकिया, ऑप्शन बी असिकनी, ऑप्शन सी कालिंदी, ऑप्शन डी पुरुषनी। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, कालिंदी जो है यमुना नदी का वैदिक नाम है। इस पोर्शन में से, नदियों में से अक्सर सवाल आते हैं और सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं दोस्तों नदियों के वैदिक और उनके संस्कृत नाम आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इस सवाल में पूछा है कि यमुना का वैदिक नाम बताएं, तो ये जो यहाँ पे नाम लिखे हैं ये सभी के सभी वैदिक नाम हैं नदियों के। जैसे अर्जिकिया दोस्तों ये ब्यास नदी का वैदिक नाम है। असिकनी जो है ये चंद्रभागा जिसे हम चिनाब नदी भी कहते हैं, तो चिनाब नदी का वैदिक नाम है असिकनी। और कालिंदी जो है ये यमुना का वैदिक नाम है। और पुरुषनी दोस्तों ये रावी नदी का वैदिक नाम है। इसके अलावा आपसे यदि सतलुज नदी का वैदिक नाम पूछा जाए तो सतलुज नदी का वैदिक नाम है सतुद्री। इन्हीं नदियों के संस्कृत नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो संस्कृत नाम जैसे ब्यास का संस्कृत नाम है दोस्तों विपाशा। इसके अलावा रावी का जो संस्कृत नाम है वो है इरावती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सतलुज नदी का संस्कृत नाम जो है वो है शतुद्रु। तो ये आपको इस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इनके नदियों के वैदिक और संस्कृत नाम ज़रूर पढ़ करके एग्जाम में जाएं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस जिले में है पड़ती है? ऑप्शन ए कांगड़ा, ऑप्शन बी मंडी, ऑप्शन सी चंबा, ऑप्शन डी किन्नौर। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला मुख्यतः चंबा जिले में पड़ती है हिमाचल प्रदेश के। और यदि धौलाधार पर्वत श्रृंखला पूछा होता तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो है मुख्य रूप में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पड़ती है। पिछले वीडियोस में ये बातें मैं बार बार आपसे डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। यदि आपने हमारे पुराने वीडियोस भी देखे होंगे या आपने जेबीटी टैट के जो हमने वीडियो शेयर किए हैं उन्हें यदि आपने देखा होगा तो आप इस बात को महसूस करोगे कि कई सवाल ऐसे हैं जो रिपीट किए जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए आप जाते हो तो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर एक बार ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि काफ़ी सवाल ऐसे होते हैं जो रिपीट किए जाते हैं। तो एक बार उनको भी आप ज़रूर देख के जाइए। तो चलिए दोस्तों
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ये भी पहले डिस्कस हो चुका है सवाल। और इसका जो ऑप्शंस है वो है ऑप्शन ए कुल्लू, ऑप्शन बी लाहौल स्पीति, ऑप्शन सी चंबा, ऑप्शन डी मंडी। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, लाहौल स्पीति जिले में सूरजताल झील है। और सूरजताल जो है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है। अब यदि आपको सवाल पूछा जाए कि सूरजताल जो झील है इसका उद्गम स्थल बताएं, तो सूरजताल का उद्गम है दोस्तों सूरजताल झील से जो नदी निकलती है, माफ़ कीजिए, उस नदी का नाम है भागा नदी। तो भागा नदी का उद्गम स्थल यदि आपको पूछा जाए तो आपका जवाब सूरजताल हो सकता है। लेकिन ऑप्शन में सूरजताल ना हो, आपको ऑप्शन में लिखा हो बारालाचा दर्रा, तो बारालाचा दर्रा जो है ये सूरजताल में जो पानी इकट्ठा होता है दोस्तों, बारालाचा दर्रे से जो पानी आता है वो सूरजताल में इकट्ठे होता है और वहाँ से निकलती है भागा नदी। तो बारालाचा यदि ऑप्शन में हो तो बारालाचा भी भागा नदी का उद्गम स्थल हो सकता है। तो ये आपको एग्जाम में इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। मैं बार बार यही आपसे कहता रहता हूँ कि आपको एक बार सवाल, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, इस चीज़ का आपको आइडिया हो जाए तो आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से करना शुरू कर देते हो। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि मकोरी जोत किस ज़िले में स्थित है? ऑप्शन ए कांगड़ा, ऑप्शन बी कुल्लू, ऑप्शन सी चंबा, ऑप्शन डी किन्नौर। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, कांगड़ा ज़िले में स्थित है मकोरी जोत दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि शिमला नगर निगम की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1852 यानी कि 1852, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी 1902, ऑप्शन डी 1932। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 1852 यानी कि 1872 में शिमला नगर निगम की स्थापना हुई। हिमाचल प्रदेश में दो ही नगर निगम है दोस्तों, एक शिमला नगर निगम, दूसरा धर्मशाला नगर निगम। और शिमला नगर निगम ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना नगर निगम है जिसकी स्थापना 1852 में हुई, 1852 में हुई। यदि दोस्तों आपको सवाल पूछ लिया जाए, आधुनिक भारत से आपको सवाल पूछा जा सकता है कि जी पूना समझौता कब हुआ? पूना समझौता यानी कि पूना पैक्ट जो है वो कब हुआ? तो पूना समझौता 1932 में हुआ और ये महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में हुआ। तो ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है कि किस किस के बीच में पूना समझौता हुआ? महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, यानी कि भारत के संविधान निर्माता, और महात्मा गांधी के बीच में पूना समझौता हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 1527 ईस्वी में मंडी में भूतनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए श्याम सेन, ऑप्शन बी अजबर सेन, ऑप्शन सी भूमि सेन, ऑप्शन डी गोविंद सेन। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, अजबर सेन ने 1527 ईस्वी में भूतनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। और अजबर सेन ने ही दोस्तों मंडी की जो शिवरात्रि है, मंडी की शिवरात्रि की शुरुआत भी अजबर सेन ने ही 1527 ईस्वी में की है दोस्तों। ये भी आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निकोलस रोरिक नामक महान चित्रकार किस देश से संबंधित थे? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी फ्रांस। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, रूस से संबंधित थे महान चित्रकार निकोलस रोरिक दोस्तों। इन्हें हम महर्षि के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। देखें दोस्तों, निकोलस रोरिक की जो चित्रकला थी वो मुख्यतः वो हिमालय पर आधारित थी। निकोलस रोरिक ने हिमालय पर 7000, लगभग 7000 के आसपास चित्र बनाए। 7000 से भी अधिक चित्र जो है निकोलस रोरिक ने हिमालय पर बनाए। और निकोलस रोरिक ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है हिमालयाज अबोर्ड ऑफ लाइट। तो ये भी आपसे एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, यदि आपको सवाल पूछा जाए रोरिक कला संग्रहालय या रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में किस ज़िला में है, तो इसका जो जवाब होगा वो होगा रोरिक आर्ट गैलरी हिमाचल प्रदेश के ज़िला कुल्लू में है। और यदि कुल्लू में पूछा जाए कुल्लू में कहाँ पर है, तो कुल्लू में नगर में रोरिक आर्ट गैलरी है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर 2-3 और सवाल, बहुत ज़रूरी सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इसी से मिले जुले। जैसे आपको सवाल पूछ लिया दोस्तों कि सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पे है।
सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी हिमाचल प्रदेश के किस ज़िला में है या फिर कहाँ पर है? तो सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी हिमाचल प्रदेश के ज़िला कांगड़ा में है दोस्तों, और जहाँ पे ये है, जिस जगह पे, उस जगह का नाम है अंद्रेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िला में है और अंद्रेटा में सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी है कांगड़ा में। आपसे सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों कि भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ पे है हिमाचल में? तो भूरी सिंह म्यूजियम जो है, भूरी सिंह संग्रहालय जो है, ये दोस्तों जब जिला चंबा में है, चंबा में है भूरी सिंह संग्रहालय। और ये 3 सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। भूरी सिंह म्यूजियम चंबा में है, सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी अंद्रेटा कांगड़ा में है, और रोरिक आर्ट गैलरी नग्गर कुल्लू में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ये तीनों के तीनों सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, राधा अष्टमी मेला किस स्थान पर लगता है? ऑप्शन ए मणिमहेश, ऑप्शन बी नैना देवी, ऑप्शन सी गौरी शंकर, ऑप्शन डी लदाना देवी। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, मणिमहेश में राधा अष्टमी मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल का सबसे छोटा जिला है। ऑप्शन ए, छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए ऊना, ऑप्शन बी हमीरपुर, ऑप्शन सी सोलन, ऑप्शन डी सिरमौर। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, हमीरपुर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, हालांकि हमीरपुर जिला हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, लेकिन अब आपको सवाल पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस जिले में है, तो आपका जो जवाब होगा वो हमीरपुर ही होगा। हमीरपुर में जनसंख्या का घनत्व, सड़कों का घनत्व, साक्षरता दर, ये सभी जो है ये सबसे ज़्यादा है हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों ये सेंसस 2011 के जो सेंसस है, जो जनगणना है, उन पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, हिमाचल प्रदेश के सेंसस 2011। एग्ज़ाम में जाने से पहले आप उन्हें भी एक बार वो वीडियो ज़रूर देख के जाएं दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल है दोस्तों कि कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई थी? ऑप्शन ए इंडियन फ्रीडम पार्टी, ऑप्शन बी आज़ाद हिंद फौज, ऑप्शन सी रिवोल्यूशनरी फ्रंट, ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये पार्टी का निर्माण किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में, जब इन्होंने कांग्रेस छोड़ा, उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी इन्होंने बनाई। हालांकि आज़ाद हिंद फौज भी, इसकी स्थापना भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही 1943 में की है। लेकिन कांग्रेस छोड़ने के बाद आपको सवाल पूछा गया कि उन्होंने कौन सी पार्टी बनाई, तो कांग्रेस छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई। दोस्तों इससे पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो में शेयर किया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा सम्मेलन गाँव में हुआ, और मैंने आपको उसका जो आंसर बताया था हरिपुरा सम्मेलन। तो उसको आप एक बार अपडेट कर लीजिए, हरिपुरा सम्मेलन उसका आंसर नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला सम्मेलन जो गांव में हुआ, उसका नाम है दोस्तों फैज़पुर सम्मेलन। फैज़पुर सम्मेलन ये 1936 में, 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल ज़रूरी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला सम्मेलन जो गांव में हुआ वो कौन सा था? आपका आंसर होगा फैज़पुर सम्मेलन, 1936 में हुआ। किसकी अध्यक्षता में किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। हालांकि जिस दिन मैंने आपके साथ वो वीडियो शेयर किया था, उसी दिन या उससे एक दिन बाद मैंने कमेंट बॉक्स में एक कमेंट छोड़ दिया था, जिसमें ये एक्सप्लेन मैंने किया हुआ था। यदि आप तक अभी तक वो जानकारी नहीं पहुंची तो आप काइंडली अपने आप को अपडेट कर लीजिएगा दोस्तों, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल ज़रूरी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए CR दास, ऑप्शन बी BG तिलक, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपसे सवाल पूछा है कि महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, यानी कि आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल गुरु जो है महात्मा गांधी के कौन थे? तो हमारा जो जवाब होगा दोस्तों वो होगा लियो टॉलस्टॉय जो है, ये महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु थे। हालांकि महात्मा गांधी दोस्तों जब दक्षिण अफ्रीका में रहे, महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, 1915 में वापस आए, तो ये तकरीबन 22 साल महात्मा गांधी ने अपनी ज़िंदगी के साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में गुजारे। जिस कॉटेज में वो रहते थे दक्षिण अफ्रीका में, उसका नाम ही उन्होंने टॉलस्टॉय कॉटेज रख दिया था।
तो महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु लियो टॉलस्टॉय, राजनीतिक गुरु माफ़ कीजिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये उनके राजनीतिक गुरु थे दोस्तों। ये सियादास जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे दोस्तों। चितरंजन दास नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। एग्जाम में पूछा जा सकता है ये सवाल भी। बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक, इन्हें हम दोस्तों लोकमान्य तिलक भी कहते हैं। लोकमान्य तिलक जो है वो है बाल गंगाधर तिलक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखें दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ये कांग्रेस के उन बड़े नेताओं में से एक है जिन्होंने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। यानी कि आपको सवाल पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं और आपको सवाल पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी भी नहीं रहा। तो बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, हालांकि कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर ये कभी भी नहीं रहे। और ऑप्शन सी दोस्तों, दादा भाई नौरोजी, इन्हें हम भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने दी दोस्तों निकास की थ्योरी। निकास की थ्योरी यानी कि जो ड्रेन थ्योरी, कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने भारत का जो पैसा है वो किस तरह से, भारत में पैसा जो है, भारत का जो सोना है वो किस तरह से ब्रिटेन लेके जाया गया। तो इसके बारे में सबसे पहले हमें इन्फॉर्म किया दादा भाई नौरोजी ने। ये सवाल भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि सूचना का अधिकार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया। ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2007। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये अधिनियम पारित किया गया। इस सवाल को मैं इससे ठीक पहले जो मैंने GBT टैट का पेपर डिस्कस किया उसमें भी डिस्कस किया है दोस्तों। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप खाली जो सवाल हम आपसे डिस्कस करते हैं खाली उन सवालों को ना देखिए, उसके साथ साथ जो दूसरे सवाल भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि वो सवाल जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं दोस्तों। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे आने वाले परीक्षाओं में भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बचपन बचाओ अभियान से संबंधित है। ऑप्शन ए मेधा पाटेकर, ऑप्शन बी कैलाश सत्यार्थी है दोस्तों, ऑप्शन सी सुनीता नारायण, ऑप्शन डी मेनका गांधी। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ अभियान से जुड़े हैं दोस्तों। कैलाश सत्यार्थी जो है इन्हें वर्ष 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला। ये भारत के रहने वाले हैं कैलाश सत्यार्थी। तो बचपन बचाओ अभियान में जिन बच्चों को जो घर से जिन अनाथ बच्चे जो है सड़कों पर घूमते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं, उन बच्चों को वहाँ से बचा करके ये इन्होंने एक संगठन बनाया है, बचपन बचाओ अभियान इन्होंने छेड़ा, जिसमें कि इन्होंने हज़ारों बच्चों को बचाया, उनकी एजुकेशन की। तो इसीलिए इन्हें वर्ष 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। हालांकि वर्ष 2014 में कैलाश सत्यार्थी ने ये जो नोबेल पुरस्कार जो शेयर किया, जिनके साथ साझा किया, उनका नाम है दोस्तों, पाकिस्तान की रहने वाली है मलाला यूसुफजई। तो ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है कि कैलाश सत्यार्थी ने जो नोबेल पुरस्कार 2014 में उन्हें मिला किसके साथ शेयर किया। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक 3 लोगों को एक साथ दिया जा सकता है। तो 2014 में नोबेल पुरस्कार शांति के लिए जो दिया गया वो कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को दिया गया दोस्तों। और शांति में ये नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया। इससे पहले जिस भारतीय को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था उनका नाम था मदर टेरेसा, उन्हें भी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा मेधा पाटेकर जो है दोस्तों, ये भी एक समाज सुधारक है, समाज सेवी है। ये जिस मूवमेंट से जुड़ी है उस मूवमेंट का नाम है, जिस मूवमेंट से जुड़ी थी उस मूवमेंट का नाम है दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा गया है ये सवाल कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है निम्नलिखित में से कौन इससे जुड़ा है। तो मेधा पाटेकर इस आंदोलन से जुड़ी है। अगला सवाल है कि लगातार कितने वर्षों तक देश से बाहर रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी कोई नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं जो है इस सवाल का जवाब है। क्योंकि सामान्य रूप से लगातार 7 साल तक देश से बाहर रहने पर जो है दोस्तों भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो इसमें ऑप्शन में 7 साल कहीं भी नहीं है। तो इस सवाल का जवाब होगा लगातार 7 वर्षों तक
देश से बाहर रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। भारत की नागरिकता कई और कारणों से समाप्त हो सकती है दोस्तों। जैसे आपने स्वैच्छिक त्याग कर दिया, अपने आप से ही नागरिकता का त्याग कर दिया, आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो भी आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। फर्जी तरीके से यदि आपने नागरिकता ली हो तभी भी आपकी नागरिकता आपसे छीनी जा सकती है। आपने संविधान का अनादर कर दिया तभी भी नागरिकता छीनी जा सकती है। और लगातार 7 वर्षों तक देश से बाहर रहने पर भी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों कि नागरिकता का अर्जन कितने तरीकों से किया जा सकता है, यानी कि कितने तरीकों से नागरिकता ली जा सकती है। तो 5 तरीकों से दोस्तों, 5 शर्तें हैं, 5 तरीकों से नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है। जैसे जन्म के आधार पर नागरिकता ली जा सकती है, वंश के आधार पर नागरिकता ली जा सकती है, पंजीकरण द्वारा दोस्तों नागरिकता ली जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों प्राकृतिक रूप से नागरिकता ली जा सकती है। और इसके अलावा जो नागरिकता ली जा सकती है वो ली जा सकती है क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। क्षेत्र समावृष्टि द्वारा भी नागरिकता ली जा सकती है। इसका क्षेत्र समावृष्टि का मतलब ये होता है दोस्तों कि भारत ने किसी दूसरे राज्य या किसी दूसरे देश पर कब्जा कर लिया, या किसी दूसरे देश ने कोई अपना एक हिस्सा जो है वो भारत को दे दिया, तो वहाँ के जो नागरिक हैं वो भी भारत के नागरिक हो जाते हैं। इसे ही हम क्षेत्र समावृष्टि कहते हैं, क्योंकि वो क्षेत्र फिर भारत के क्षेत्राधिकार में आ जाएगा। तो यहाँ से आपको इस तरीके के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं नागरिकता से। अब एक और सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। आपको पूछा जा सकता है कि नागरिकता के संदर्भ में कानून कौन बनाता है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी विधानसभा, इस तरह से ऑप्शन डी राष्ट्रपति। आपको इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो नागरिकता के संदर्भ में जो कानून बनाते हैं वो संसद ही बनाती है, और आपसे आपकी नागरिकता संसद ही छीन सकती है। तो ये एग्ज़ाम में सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है कि नागरिकता के संदर्भ में, जैसे मान लो आपको सवाल पूछ लिया जो नागरिकता में संशोधन किया जा सकता है, कौन नागरिकता में संशोधन कर सकता है, तो संसद ही नागरिकता में संशोधन कर सकती है दोस्तों। तो ये सवाल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो आप इसे लाइक करें दोस्तों। आप इसे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर जेबीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स तक ये वीडियो आप हमारा ज़रूर पहुँचाएँ। तो जो लोग हमसे जुड़ चुके हैं उन लोगों का एक बार मैं फिर धन्यवाद करना चाहूँगा। यूं ही आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। अगले वीडियोज़ में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।